नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे सिंगापुर में कमाल, मोदी का इस्तकबाल। बुनेई की यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी और गहरा हो सकता है। पीएम मोदी सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर यहां अपनी 5वीं आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। सिंगापुर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सिंगापुर पहुंचा हूं, भारत सिंगापुर मित्रता को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाली अनेक बैठकों के लिए आशान्वित हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंच गए हैं। वो 6 साल बाद सिंगापुर की यात्रा पर आए हैं। बता दें कि उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई। लॉरेंस वोंग मौजूदा समय में सिंगापुर के पीएम हैं। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बहुत व्यस्तता वाला एजेंडा है। बता दें कि गुरुवार को पीएम मोदी का संसद भवन में आधिकारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। वो सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगारत्नम से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय में गजब का जोश दिखा है। उनके स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों की भारी भीड़ जुटी। पीएम मोदी जैसे ही सिंगापुर में अपने होटल पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कई लोगों ने पीएम मोदी के ऑटोग्राफ लिए हैं। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। सिंगापुर में भारतीय लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पीएम मोदी ने खुद भी ढोल बजाया। पीएम मोदी के ढोल बजाने के दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा और विदेश मंत्रालय ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और कहा है कि 5 साल से जो आधिकारिक यात्रा उनकी सिंगापुर की चल रही है, उससे भारत के साथ जो रिश्ता है सिंगापुर का, वो और गहरा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बुनेई के दौरे के बाद अपना दौरा खत्म करके आज सिंगापुर पहुंचे। जब प्रधानमंत्री सिंगापुर की धरती पर पहुंचे और अपने होटल के सामने पहुंच ही रहे थे, वहां पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही ढोल नगाड़े के साथ भारतीय लोगों ने प्रधानमंत्री का जब स्वागत किया तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए उनका साथ देने के लिए खुद भी ढोल बजाया। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करके भी बताया कि वो सिंगापुर पहुंच गए हैं और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन के साथ मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात के लिए वो काफी उत्साहित हैं। इन तमाम चीजों के लिए प्रधानमंत्री ने भी बताया कि वहां पर क्या क्या वो कर सकते हैं, इसके लिए भी इसको बताने के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक द्विपक्षीय वार्ता होगी, रणनीतिक साझेदारी होगी। इसके साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे के साथ डिजिटलीकरण और विनिर्माण के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम चीजों पर समझौता होगा और बहुपक्षीय समझौते के साथ साथ भी वैश्विक जैव ईंधन के लिए भी एक समझौता हो सकता है। इसके साथ आसियान देश समन्वयक है, उनके लेकर समझौते होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत और सिंगापुर के बीच में दक्षिण एशियाई देश के तौर पर कई तरह के समझौते होंगे, जिनमें भारतीय सुरक्षा को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय में सुरक्षा सहयोग को लेकर एक दूसरे के साथ समझौते होंगे, रणनीतिक साझेदारी होगी। इसके साथ ही साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और जो आधुनिकरण का क्षेत्र है उसको लेकर भी कई समझौते आज होंगे। इसके लिए डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री का सिंगापुर दौरा है, यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। साथ ही साथ सिंगापुर से जो भारत का रिश्ता है वो और गहरा होने की संभावना है। और अब बात करेंगे फैसला बड़ा, त्रिपुरा शांति समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बुधवार को
भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के बाद एनएलएफटी ने कहा है कि हमने सरकार पर भरोसा किया है, 30 साल का सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर रहे हैं। हमने अपनी शर्तों को साझा किया है। हमें गृह मंत्री पर भरोसा है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शांति समझौते के लिए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शांति समझौते के लिए गृह मंत्री सूत्रधार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उत्तर पूर्व में 1 दर्जन से ज्यादा शांति समझौते हुए, जिसमें 3 समझौते त्रिपुरा के लिए हैं। त्रिपुरा का भविष्य उज्जवल है। हम पीएम मोदी का भी धन्यवाद देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते से इन दोनों संगठनों के 328 लोग मुख्यधारा में आएंगे। 250 करोड़ का पैकेज त्रिपुरा के इस इलाके के लिए होगा। इस समझौते की हर बात का पालन किया जाएगा। आज हम सब के लिए गर्व का विषय है कि 35 साल से जो संघर्ष चल रहा है वो खत्म हो गया है। यह सब शांति और संवाद के जरिए हो सका है। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट से दिलों का फासला दूर किया है। अमित शाह ने कहा कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दिलों का मेल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का अधिकांश हिस्सा जो वहां पर अशांति से ग्रसित है, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार की बड़ी पहल के तौर पर त्रिपुरा का 2 गठबंधनों 2 संगठनों के साथ समझौता किया जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय प्रधान गृह मंत्री के तरफ अमित शाह के अपने अधिकारियों के साथ, इसके साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और की टीम के साथ मौजूद थे। और उसके बाद 2 संगठन जो जिनका भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ लंबा संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष विराम को खत्म करने के लिए आज पूरी तरह से दोनों की तरफ से बेहद अहम समझौता किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ये एक ऐसा संगठन है जो संघर्ष विराम नहीं चाहता था, लेकिन उसको तैयार किया। दूसरा संगठन है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इनके प्रतिनिधियों ने आज माणिक साहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम में मौजूद होने के साथ ही ये 12वां और त्रिपुरा से बेहद अहम समझौता किया गया। इससे कहा जा रहा है कि इस समझौता होने पर देश के क्षेत्र में जो लंबा संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को विराम मिलेगा। इसके साथ ही वहां पर शांति कायम होगी। दूसरा सबसे अहम पहलू पूर्वोत्तर क्षेत्र खासकर त्रिपुरा की कहा जाए कि वहां पर जो विकास के रास्ते थे, जो विकास की योजनाएं चलती, तो जो विकास के कार्य वहां पर होते थे, वहां पर दोनों संगठन हर तरह से अपना संघर्ष विराम न करने की वजह से लगातार रुकावट डालते थे। इन चीजों पर भी रोकथाम आएगी। उसके साथ ही विकास एक सीढ़ी त्रिपुरा में जरूर बढ़ेगी और त्रिपुरा का नया विकास और कीर्तिमान स्थापित होगा। साथ ही साथ समझौते से देश में अशांति समाप्त होगी और शांति की ओर ये त्रिपुरा राज्य भारत सरकार के साथ मिलकर बढ़ेगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अमित शाह की मौजूदगी में एनएलएफटी और एटीटीएफ ने शांति समझौता हुआ। सबके लिए आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। और अब बात करेंगे राहुल की हुंकार बीजेपी परवार। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अनंतनाग में बुधवार को जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर चार्जशीट लॉन्च की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना
और कश्मीरी पंडितों सहित कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कश्मीरी पंडित को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई का बीजेपी ने फायदा उठाया है। हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको साथ लेकर मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, सब लोग भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। जो भी आप चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं आपके मुद्दे, आपके दुख, आपके दर्द वो सब संसद में उठाना चाहता हूँ। जाति वही जनगणना को लेकर कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जाति जनगणना होगी, तो अब आरएसएस कह रहे जातिगत जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने लेटरल एंट्री की बात की, लेकिन जैसे ही हमने संसद में लेटरल एंट्री के खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी ने कहा कि लेटरल एंट्री नहीं होगी। सरकार चले तो सबकी सरकार हो, उसमें कमजोर लोगों की का शेयर हो, छोटे बिजनेसेस की रक्षा हो, जो खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनकी रक्षा हो, उनको भी फायदा मिले। ऐसी सरकार हम यहां चलाना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फरूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई के बीच में है। सरकार चले तो सबकी सरकार हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? राहुल ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावी हुंकार भरनी शुरू कर दी है और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर जब आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैली की, आज उनकी 2 रैली हुई। एक रैली आनंदबाग तो दूसरी उनकी रामबान में हुई। दोनों रैलियों में उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, अडानी, अंबानी और एलजी थे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि देश में वो हालत आ गई है कि जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वैसे ही अब मोदी सरकार फिर से राजाओं की वापसी करती। जैसे कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा छीन कर केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी एक राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, मोदी को भी कहा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है उनके हम लोग वापसी करेंगे, उनको जो माफी है, फीस उनको राहत देंगे, कर्जा माफ करेंगे, आम जनता का कर्जा माफ करेंगे और तमाम चीजों के लिए घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी को निशानिया और अडानी अंबानी का भी जिक्र किया। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि राहुल ने जम्मू कश्मीर में हुंकार भरने शुरू किए, अनंतनाग में रैली को संबोधित किया। और अब बात करेंगे अभ्यर्थियों की लड़ाई, सरकार पर चढ़ाई। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी बेहोश हो गया। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सोमवार को अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, सरकार उसे जल्द लागू करे और न्याय देते हुए नियुक्ति का रास्ता साफ करे। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि दागी अधिकारी को तत्काल हटाकर नया अधिकारी नियुक्त करे ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरी की जा सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में बड़े स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया है। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया।
नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 4 साल से धरना दे रहे हैं और डबल बेंच का ये आदेश आया हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। उसके बाद उसमें लिस्ट को फिर से जारी किया जाए और जो बच्चों का अहित हुआ है उनको जो है नियुक्ति दी जाए। लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये मानने वाले नहीं है, ये मान नहीं रहे हैं। और हमारे जो समाज के नेता हैं सर ये बैठे हैं और केवल ट्वीट कर देने से काम नहीं चलेगा। हम आपके समाज से हैं, आप हमारी पीड़ा समझिए। सर हम 4 साल से बहुत परेशान हैं। देखिए ये सरकारें और ये हमारे जो समाज के नेता हैं ये हमें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। बहुत हुआ आश्वासन, बहुत हुआ कोरा आश्वासन, बहुत हुआ जुमलेबाजी। अब सर न्याय चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के न्याय के बाद जब हमें आदेश हमें मिला, हमें आया आदेश कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमें खुशी थी कि अब हम विद्यालय में जाएंगे। लेकिन यही शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया, माननीय केशव जी ने स्वागत किया, अनुप्रिया जी ने स्वागत किया। हमसे मिल रहे हैं, हमारी फोटो डाल रहे हैं कि हम बच्चों से मिल रहे हैं और अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अभी भी जो से अभ्यर्थी हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी इसी तरीके से जगह जगह पर जो मंत्री हैं जो उनके समाज से आते हैं उनके दरवाजे पर जाएंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। बिल्कुल यशी, ये 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं जो लगभग 4 साल से ज्यादा की लड़ाई अपनी भर्ती को लेकर के कर रहे हैं। और आज भी इन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन तकरीबन 5.5 घंटे तक किया था। और 5.5 घंटे के बाद में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने खुद इस 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन अंदर बुलवाया। उन्होंने उन बच्चों से बात की और आश्वासन दिया कि वो खुद और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मिलकर के परसों मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनके नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के जितनी भी चर्चाएं हैं वो मुख्यमंत्री से करेंगे। और आश्वासन दिया कि उनकी भर्ती किसी भी तरीके से लटकेगी नहीं, किसी भी तरीके से उनकी भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। और इसी आश्वासन के साथ से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने उन्होंने 5.5 घंटे बाद गौतमपल्ली स्थित भूपेंद्र सिंह के आवास से अपना धरना खत्म किया। लेकिन उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में अगर उनकी भर्तियां नहीं होती और किसी भी तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो जरूर वो सरकार के आगे इसी तरीके का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। लेकिन यही बड़ी बात है कि 3 दिन से लगातार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी रोडों पर बैठ रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई महिला शिक्षक अभ्यर्थियों की तबीयतें खराब हुई हैं और इस दौरान वो रुके नहीं, वो लगातार इसी तरीके के प्रदर्शन करते रहे। तो जाहिर बात है कि इन लोग का प्रदर्शन आगे भी इसी तरीके चलता रहेगा। लेकिन आज का जो आश्वासन है इनके लिए बड़ा आश्वासन है कि प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस बात को कहा है कि वो मुख्यमंत्री से परसों मुलाकात करेंगे और बेसिक शिक्षा मंत्री को सामने रखा जाएगा कि सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाए। और साफ तौर से जो आरक्षण को लेकर घोटाले की बात है जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में लोगों ने किया है उसको लेकर के वो मुख्यमंत्री से अपनी बात रखेंगे। तो जरूर अब परसों तक का तो स्थगित है ही है धरना और परसों जब मुख्यमंत्री से भूपेंद्र सिंह की और संदीप सिंह की मुलाकात होगी तो अपनी बातें क्लियर करके वो अभ्यर्थियों से आगे इस बात को रखेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अभ्यर्थियों का मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जहर का कारोबार स्कैनिंग से खुला राज। पंचकुला में एक कॉरियर कंपनी द्वारा पंचकुला से कनाडा नशा भेजा जा रहा था, लेकिन स्कैनिंग किए जाने के बाद पूरे मामले से पर्दा उठ गया है। सेक्टर 20 थाना पुलिस से CIA 19 की शिकायत पर चंडीगढ़ के रहने वाले राहुल और कनाडा में रहने वाले सुप्रीत के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही बरामद नशे को पुलिस ने सील करके अपने कब्जे में ले लिया है। बरामद किए गए नशे अफीम की कीमत मार्केट में करीब 5 से 6 लाख बताई जा रही। पुलिस के अनुसार चंडीगढ़ के रहने वाले राहुल ने कनाडा में रहने वाले अपने जानकार सुप्रीत को कोरियर कंपनी के माध्यम से कुछ सामान भेजा। सोमवार सुबह DTC कोरियर कंपनी ने पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित शाखा में सभी सामानों की स्कैनिंग की जा रही थी। इस दौरान राहुल द्वारा कोरियर किए गए सामान पर कोरियर कंपनी के विजिलेंस ऑफिसर कुशल कुमार को शक हुआ। उसने उस वक्त पुलिस को मामले की सूचना दी।
जानकारी मिलते ही पुलिस से प्रशासन अधिकारी कुरियर कंपनी की शाखा में पहुंचे और कुरियर के जरिए भेजे जा रहे सामान को चेक किया। सामान के निचले हिस्से को खोलकर उसके अंदर नशीले पदार्थ को रखा गया था। पास से कल हमारे को सूचना मिली कि सेक्टर 19 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के कुरियर कंपनी के अंदर कोई सस्पेक्टेड आर्टिकल्स है वो भेजा जा रहा है। यही सूचना पे हम अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे, जाके वहाँ पे हमने जो है एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने पे पाया गया कि थर्मस जो है 5 थर्मस के अंदर कुछ जो सस्पेक्टेड नशीला जो पदार्थ है वो कनाडा भेजा जा रहा था। उसके बावजूद हमने मौका के ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में हमने वो जो पार्सल था, पार्सल को खोला। पार्सल को खोलने पर देखा गया कि 5 थर्मस के अंदर जो अफीम है वो छिपा के कनाडा भेजी जा रही है। तो सर अभी किस किस के खिलाफ सर मामला दर्ज किया गया सर? ये इसमें भेजने वाला जो है राहुल है, जो सेक्टर 40 चंडीगढ़ का रहने वाला है और कनाडा में भेजी जा रही थी सुप्रीत नाम के व्यक्ति के पास। तो सर ऐसा क्या है कि विदेशों में भी सर यहाँ से ड्रग्स भेजी जा रही है, इसके लिए अगर कोई सर स्पेशल भी कोई अभियान चलाया जाएगा सर, जैसे बाहर भेजी जाती है सर? हम समय समय पर जितनी भी जो कुरियर कंपनी हैं इनके अंदर विजिट करते हैं, इनसे संपर्क करते हैं और इनको अवेयर भी करते हैं कि हम इस तरह की जो आर्टिकल्स हैं वो भेजे जा सकते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमारा जो है इनसे निरंतर संपर्क रहता है और इन्होंने हमारे को ये सूचना दी थी। सर कितनी अफीम पकड़ी और क्या कीमत है सर मार्केट में? इसमें 1 किलो 240 ग्राम हमने अफीम पकड़ी है। मार्केट में इसकी जो कीमत है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बीच में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुखविंदर सिंह चौधरीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखविंदर जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कोरियर कंपनी के थ्रू जो भेजी जा रहा था नशीला पदार्थ बाहर भेजा जा रहा था और बता दें कि जो पानी की थर्मस है उसमें डालकर बड़े गोपनीय तरीके से जो इसको भेजने की तैयारी की जा रही थी और बहुत ही होशियारी के साथ जो बहुत ही एक इंटेलिजेंट काम किया गया ऐसे कोरियर कंपनी से कि स्कैनिंग में जो देखा गया और पुलिस को सूचित कर दिया गया। और ये जो बता दें कि 1.5 से 2 किलो के बीच में बताई जा रही अफीम थी जो पानी की थर्मस में पैक करके भेजी जा रही थी कनाडा को। और दोनों पे जो मामला दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जो जारी है और भी खुलासे होने की जो आसार हैं कि और भी पहले भी भेजी गई है, इस चीज का पता लगाया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पंचकुला कोरियर से कनाडा भेजा जा रहा था नशा, इसको फिलहाल पकड़ लिया गया। और अब बात करेंगे कड़ा पंजा कुख्यात पर शिकंजा। कुख्यात अपराधी अमित ठठेरा की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। मऊ में मुख्तार गिरोह के करीबी गैंग का लीडर है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। प्रशासन पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान नगर में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मुख्तार अंसारी के करीबी अमित ठठेरा द्वारा मां के नाम से खरीदी गई 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को कुर्क किया है। संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध शासन के मंशानुसार चल रही लगातार कार्रवाइयों के क्रम में आज मुकदमा अपराध संख्या 236/2023 थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक सातिर अभियुक्त रहा अमित वर्मा उर्फ अमित ठठेरा के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति एवं उससे निर्माण किए गए एक मकान जिसकी कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक है की कुर्की श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार उसके आदेश के बाद कर दी गई। ये इस टीम में थाना कोतवाली, थाना दक्षिण टोला इंस्पेक्टर एवं तहसीलदार सदर की मौजूदगी रही तथा उक्त संपत्ति को कुर्क किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ पौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, रिशु बता दें कि मऊ में जिस तरह से मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी थे, उनके जितने भी सहयोगी थे, लगातार उनके पे कार्रवाई की जा रही है। अगर ताजा मामला बता दें तो मुख्तार अंसारी गिरोह के एक अमित ठठेरा थे जिनके पास संपत्ति लगभग थी। उनके ऊपर कई भी मुकदमे भी दर्ज थे अपराध के विभिन्न थानों में। दक्षिण टोला थाना कोतवाली में भी मुकदमे दर्ज थे। लेकिन बता दें ताजा की जो गिरोह थे अमित ठठेरा, उनका 1 करोड़ 8 लाख की कीमती जो था उनकी संपत्ति को कुर्क की गई है। और बात करें मऊ जिले में तो मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि मुख्तार गिरोह के अमित ठठेरा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। उस सारे गिरोह के IS गैंग 191 का सदस्य अमित।
और खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।